हाँ
आवाज आ रही है? Guys, are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन हमारा हो गया था। मैंने तुम्हें बता दिया था कैसे वेव रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होता है, आर और टी की वैल्यूज क्या बताते हैं, फेज में कैसे डिफरेंस आता है, ऑल ऑफ दैट इज डन, राइट। अच्छा, उसके एक्सट्रीम केसेस मुझे बताने थे तुम लोगों को। ये एक्सट्रीम केसेस भी बता दिए थे कि अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगा और एकदम फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा। तो बता दिया था फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा और सेम साइज का रहेगा, और फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो सेम साइज का रहेगा लेकिन उल्टा नहीं होगा। था। लेफ्ट राइट इन्वर्जन भी होगा। लेफ्ट राइट इन्वर्जन तो दोनों ही केस में होगा, वो तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि लेफ्ट राइट इन्वर्जन तो होना ही होना है, लेकिन क्या अप डाउन इन्वर्जन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो अप डाउन इन्वर्ट भी हो जाती है, और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो अप डाउन इन्वर्ट नहीं होती है। एक फैक्ट और था कि इफ यू रिकॉल, जब हम कंप्लीटली फ्री एंड ले रहे थे तो उसमें हमारा वेव वापस आ रहा था बिना उल्टा हुए और सेम साइज का आ रहा था, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 2 आ रहा था। ठीक है, और उसमें उसका कारण ये है कि जब तुम्हारा वेव जो है फ्री एंड की तरफ जा रहा है तो एक्चुअली उस समय क्या हो जाता है कि जब ये वो फ्री एंड पे पहुंचता है और मान लो आधा वेव अंदर चला गया है, राइट, हाफ द वेव हैज गॉन इन, द फ्रंट हाफ ऑफ द पल्स इज नाउ इनसाइड, सो दैट मच हैज टू रिफ्लेक्ट, एंड बट सिंस इट इज डजंट इन्वर्ट इट हैज टू कम बैक अप, राइट। तो वो जो बचा हुआ पीछे वाला वेव है उसके साथ वो सुपरपोज करेगा और एक्चुअली डबल हाइट तक पहुंच जाएगा। सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। ये तुम लोग समझ गए क्या हो रहा है? हाँ सर, वो सिर्फ उसको वर्टिकल फ्रीडम है, हॉरिजॉन्टल फ्रीडम नहीं। हाँ, तो जब तुम्हारा बेसिकली अगर तुम यहाँ पे तुम्हारा इंसिडेंट वेव भी बना दोगे तो वो ऐसा दिखेगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है क्योंकि वो भी ऐसे ही दिखेगा क्योंकि वो इन्वर्ट नहीं होने वाला है, रिफ्लेक्टेड वेव इधर से आ रही है और ये इंसिडेंट वेव इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जब निकलेगा और उल्टा नहीं है सीधा है तो इधर इधर की साइड में जो सुपर पोजिशन होगा वो उसको डबल द हाइट तक ले जाएगा। डबल क्यों होगा? वही तो बता रहा हूँ, डबल इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा इंसिडेंट वेव ऐसा दिखता है, ये पिंक वाला, और जो रिफ्लेक्ट आधा वो अंदर चला गया है तो उसका पीछे का पार्ट बचा हुआ है, जो आधा अंदर चला गया उतना पार्ट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ गया होगा इस साइड, और वो इन्वर्ट नहीं हुआ है समझ गया सर। तो वो अपसाइड ही होगा और वो इसी के साथ सुपरपोज करके तुम्हें डबल हाइट तक ले जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा और फिर जब वापस गिरेगा तो फिर ये इसको छोड़ देगा इधर की तरफ टू गो बैक। इट्स लाइक रिपल ऑन अ पॉन्ड टाइप। ये गया ऐसे ऐसे करता हुआ और फिर वहां पे पहुंचा तो डबल द हाइट तक पूरा चला गया, और फिर जब वापस आया तो फिर ये ऐसे चला गया। यही फिक्स्ड एंड में जब हो रहा होता है तो एक्चुअली सुपर पोजिशन उधर भी होती है और उसी के कारण से वो पॉइंट नहीं मूव करता है, क्योंकि जब तुम्हारा पल्स ऐसे आता है, अब जब वो आधा अंदर चला गया है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये तो ब्लैक में तो स्ट्रिंग का शेप है, लेकिन इस समय तुम्हारा इंसिडेंट पल्स जो है वो मैं पिंक में बना रहा हूँ, तो वो ऐसा है पर ये, वहाँ पे तो जीरो फ्रीडम है ना, अटैच्ड होगा ना वो पॉइंट पे। वो इसीलिए हो रहा है ना, मैथमेटिक्स देख रहे हैं उसका कि, और रिफ्लेक्टेड जो पल्स है जितना ही इंसिडेंट हो चुका है उतना ही रिफ्लेक्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टेड उल्टा होने वाला है और सेम एम्पलीट्यूड का होने वाला है तो इसीलिए इस जगह पे वो सुपरपोजिशन 0 दे रहा है। आई मीन यू कुड से कि स्ट्रिंग वैसा रहेगा, लेकिन एक्चुअली मैथमेटिकली स्पीकिंग तुम्हारा इंसिडेंट वेव अंदर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव बाहर निकल रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट पे वो इसका मिरर इमेज है नीचे की तरफ, तो वहां पे हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस ड्राइंग व्हाट आई एम मेकिंग हियर? और फिर ये पिंक वाला पूरा अंदर चला जाएगा, ब्लू वाला पूरा बाहर आ जाएगा, एंड देन व्हाट यू विल हैव गोइंग बैक ऑन द स्ट्रिंग इज दिस वन। So whether the string is free or fixed, what you are getting is the superposition of the incident and the reflected wave. In this case, the reflected wave is not inverted, so it superposes with the incident wave, remaining incident wave, to give you twice as much the displacement.
In this case, the reflected wave is going to be inverted क्योंकि इसका R -1 आता है और वो आता हुआ इंसिडेंट वेव के साथ सुपरपोज कर करके यहाँ पे हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है. Does it make sense to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और इसीलिए तुम्हारा इस केस का ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 2 आता है. वो एक मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इसके साथ, इस शेप ऑफ स्ट्रिंग के साथ उधर से कंटिन्यूटी बना रहा है मैथमेटिकली, एज इफ देयर इज अ ट्रांसमिटेड वेव, and that's why it is giving you a transmission coefficient of 2. It doesn't mean that there is actually a wave going forwards because there is no string, but it's a mathematical condition that is arising because of the fact that the string on this side is up till a height of 2. If this is 1, this is 2, and therefore on this side also you have 2 to maintain that continuity. तुम पीछे के रिजल्ट्स देखोगे, उसमें हमारा जो t आता है 2 आता है यहाँ पर, और वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ t0 आता है, लेकिन इस केस में t2 आ जाता है, लेकिन 2 वो केवल मैथमेटिकल रिजल्ट है, उसको कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. सर एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दूसरे में डिस्ट्रक्टिव है ना? एक में कंस्ट्रक्टिव है, दूसरे में डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है, मेक सेंस? अच्छा. अब क्या होता है कि द नेक्स्ट थिंग is what are called standing. So can you just repeat what you were saying about the constructive and destructive? I got disconnected. Nothing. I just said कि constructive interference is when two waves superpose and their peaks are aligned, so you get double. And destructive interference is when the peak of one aligns with the trough of the other, and then you get zero. That's called destructive interference. Okay, fine. So what is happening here is constructive interference. Only in this place. And what is happening? Actually, जब हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, इस चैप्टर में उतना रेलेवेंट नहीं है. साउंड में ज्यादा रेलेवेंट होगा, लाइट में ज्यादा रेलेवेंट होगा, ऑन अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इतना रेलेवेंट नहीं है. बट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव really mean that the waves are in phase. So if they're perfectly in phase and they're both sine functions, then the peaks are matching everywhere, so you get something of twice as much, or even plus 8. Destructive is when they are aligned in such a way that the peak of one and the trough of the other is aligned, so that is happening everywhere, so you get a much smaller wave. Could be zero also. If they have the same amplitude, then the difference is zero also. ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है. अब जो है, इसी से एक नेचुरल सिचुएशन अराइज ये करती है कि मान लो तुम इधर से वेव डाल रहे हो, ठीक है, केवल सिंगल पल्स नहीं है, कॉन्स्टेंटली साइन वेव डाल रहे हो, तो वो जा रहा है साइन वेव साइन वेव साइन वेव. जब वो इस एंड पे पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और तुम कॉन्स्टेंटली यहाँ से इसको चालू भी रखे हो, तो जो रिफ्लेक्ट होके आने लगेगा वेव, वो जाता हुआ वेव के साथ इस पूरे रीजन में अब सुपरपोज करेगा, राइट? और वो सुपरपोजिशन जो है प्रोड्यूस करेगा व्हाट आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स. सो स्टैंडिंग वेव्स, टेक्निकली स्पीकिंग, दे अराइज व्हेन टू वेव्स go past each other coming from opposite directions. But coming from opposite directions is naturally not the, I mean, it can occur also, but usually the situation arises when a wave goes and reflects from some part and superposes with its remaining part, and then you get standing waves. ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर अ गिटार स्ट्रिंग, तो ये गिटार का ब्रिज है दोनों तरफ और ये स्ट्रिंग है, नीचे गिटार का बॉडी रहेगा, ठीक है, जैसा भी रहेगा वो. तो इसमें जब तुम वेव डालोगे, मतलब तुम इसको प्लग करोगे और वेव दोनों तरफ जाएंगे, तो जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे और जो वेव कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं वो सुपरपोज करेंगे और इसमें एक स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव पैटर्न बनेगा. ठीक है, तो वो हम स्टडी करना चाहते हैं अभी. दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स. Let me actually see if I can show you, because it would be better to see what it looks like first of all.
ये देखते हैं। Let me just share my screen. You guys really post कौन है इसका? One second. मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. Wave stream. वैसे इसमें भी देख सकते हो, ये एक और सिमुलेटर है ओ फिजिक्स। स्टार्ट कैसे करते हैं? लेकिन इसमें ये नहीं दिखा रहा ना कि कैसे वो होगा, रुको इसमें दिखेगा अच्छे से। This is that PHET. I think I shared this earlier with you guys. Yes, sir. ये तुम लोगों ने देखा पार्थ, देखो ये फिक्स्ड एंड है, देख रहे हो तुम लोग, फिक्स्ड एंड है। आई कैन पिक अ लूज एंड आल्सो, दिस इज दैट लूज एंड। तो पहले इसमें वो भी चीज देख लो जो मैं बोल रहा था कि जब ये रिफ्लेक्ट होता है लूज फ्री एंड से तो कैसे होता है। डैम्पिंग जो है खत्म कर देते हैं हम अनडैम्प्ड मोशन पढ़ रहे हैं, और टेंशन भी थोड़ा लो कर देते हैं ताकि वेव उतना फास्ट नहीं जाए। पता नहीं कितना फास्ट जाता होगा इसमें, हाँ काफी फास्ट जा रहा है। टेंशन लो कर देंगे तो यू कैन सी इट सर एक्चुअली। स्लो मोशन का भी ऑप्शन है। स्लो मोशन कर देते हैं, ये ज़्यादा ही स्लो हो गया, ये ठीक है। रीस्टार्ट। तो अब मैं अगर पहले एक पल्स भेजता हूँ, ठीक है, तो पल्स डाला मैंने, ये पल्स गया और फिर ये देखो यहाँ पे डबल गया, ऊपर नीचे आया, देखा? ठीक है, ये फिक्स्ड एंड टाइप है इधर में, तो रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको रोक के रखा हुआ है ना, तो उल्टा हो गया है। इधर से जब रिफ्लेक्ट होगा तो सीधा ही वापस आएगा, आई मीन सीधा विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट। इधर से फिर रिफ्लेक्ट होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड एंड जैसा है ये। तो पल्स का ऑप्शन भी है ऊपर। पल्स का भी ऑप्शन है, ठीक है। एनीवे तो ये तुम लोगों ने देख लिया। अब मैं इसमें स्टैंडिंग वेव दिखाता हूँ तुमको। इसको मैं फिक्स्ड एंड कर देता हूँ पहले, राइट साइड को, और रीस्टार्ट करते हैं। और अब इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ पल्स आई विल जनरेट अ साइनोसॉइडल ऑसिलेशन। तो मैं ऑसिलेट करूंगा, देखो ये साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है, फेजर चल रहा है इसका, ये साइन वेव डाल रहा है। अब देखो क्या होगा, अभी जा रहा है ट्रैवल, वापस आया, एंड नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट? यू आर सीइंग this is not a traveling wave anymore. The whole pattern, that sense of it going one way or another has gone. It is kind of moving in place. सर बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। नहीं वो ठीक है क्योंकि इसमें डैम्पिंग नहीं है, एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, ये इससे मैच नहीं कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी या लेंथ हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूँ। देखो तो अभी यही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें देखने की कि इफ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस आई विल बी एबल टू सेट अप अ स्टैंडिंग वेव ऑन इट। इधर बीच में एक छोटा सा कुछ ट्रैवल कर रहा दिख रहा है। और मुझे इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा ना, ऑसिलेटर आई हैव टू स्टॉप once I have set up enough waves, I have to stop it. But the point I'm making here is just this part. See, the sine wave goes, its reflection starts to come back and superposes with that, and it stops the whole pattern. तुम राइट साइड से देखो क्या होता है, इसको stops the whole pattern. अभी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, फिर जब ये उधर से वापस आने लगेगा तो एकदम स्टेशनरी होने लगेगा, फ्रॉम द लेफ्ट गोइंग टू द राइट। ये जो हो रहा है ना, इन प्लेस ऑसिलेशन टाइप जो हो रही है, अब तुम देखो लूप चल रहा है पूरा एक, ये लूप पे फोकस करो, वो जाने दो खराब हो जा रहा है क्यों हो रहा है। एक लूप पूरा एक साथ जा रहा है, सारे पार्टिकल्स फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, दे रीच देयर एक्सट्रीम टुगेदर, दे रीच देयर मीन टुगेदर, एक्सट्रीम टुगेदर। इन अ ट्रैवलिंग वेव नॉट एवरीबडी इज इन फेज, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सबका फेज अलग अलग है। लेकिन जब ये स्टेशनरी पैटर्न बनता है तो ये सारे लोग फेज में आ गए। देखो एक लूप के अंदर, अगले लूप में अलग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है,
So you get these bunch of loops which are oscillating in phase, right? That is what is called a standing or a stationary wave. So these are formed by superposition of two waves traveling in opposite direction. Two waves of same frequency होना चाहिए, necessary है, traveling in opposite direction. वैसे सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे स्पेशल केस उसमें सेम एम्पलीट्यूड भी ले लेंगे इनका, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा, मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड है, या अभी जाने दो फिक्स नहीं भी है, तो हो क्या जाएगा उसमें कि ऐसे करके लूप्स बन जाएंगे, ये स्ट्रिंग का डिफॉल्ट पोजीशन है, एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली द होल शेप मूविंग दिस वे और दैट वे, अगर ये ट्रैवलिंग वेव होगा, देखो डिस्टिंक्शन क्या है, अगर ये ट्रैवलिंग वेव होता, ये बाउंड्रीज जाने दो, बाउंड्रीज छोड़ दो, अगर ये ट्रैवलिंग वेव होता तो इसका नेक्स्ट ड्राइंग यानी टाइम में थोड़ी देर बाद इसको तुम ऐसे बनाते, राइट? The peaks would be elsewhere, the crests would be elsewhere, and there would be a sensation of the whole pattern going one way. If it's a standing wave, देखो सिंपली एक ड्राइंग देख के तुम नहीं बता सकते हो, फोटो देख के कि वो ट्रैवलिंग वेव है स्टैंडिंग वेव है, थोड़ा देर के बाद दिखेगा। अगर वो पूरा ऐसा पैटर्न इधर गया तो ये ट्रैवलिंग वेव है, लेकिन अगर इसका नेक्स्ट स्नैपशॉट ऐसा दिखता है तो ये स्टैंडिंग वेव है। तुम लोग समझ रहे हो क्या डिफरेंस है ग्रीन वाला कर्व और पिंक वाला कर्व में? फेस का फर्क है। नहीं फेस तो जाने दो, बट आई गेस एसेंस जो है उसका समझ रहे हो तुम, राइट? कि ट्रैवलिंग वेव में द पैटर्न maintains its shape and it travels in one direction. In a standing wave, the pattern oscillates in place. ये ऐसे ऐसे करने वाला है बस। हाँ सर। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव है और ये वाला जो तुम्हारा स्टैंडिंग वेव है। And what we find is that there are places in a standing wave pattern which never move. You can see that. ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो हमेशा रेस्ट पर रहे। ट्रैवलिंग वेव चलता रहता है तो हर कोई ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। एज द वेव कीप्स गोइंग, people keep doing oscillation. Nobody is always at rest. But in a standing wave pattern, there are places, special places, equidistant, which never move. तुम दोनों ड्राइंग्स देख लो, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला, ये अभी तक वहीं पर है। इनफैक्ट इसके बाद ये स्ट्रिंग सीधा दिखेगा, फिर इस साइड से निकलेगा, लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। So there are intermediate locations which are never going to move. And there are other places which are going to move a lot, like this place or this place. They have the largest amplitude of oscillation, while there are places which have zero amplitude of oscillation. In a traveling wave, everybody has the same amplitude of oscillation, and nobody is always at rest. And they do it at different times also. So, meaning अगर तुम phase के terms में बनाओगे इसको, तो phase का drawing भी समझ सकते हो कि अगर ये traveling wave है, मैं एक ही ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन उसी में मैं दिखा दूंगा सारा। सर एक मिनट से पीएस पे दिखा सकते। हाँ 1 सेकेंड, एक सेकेंड जो पहले बना देता हूँ। अगर ये ट्रैवलिंग वेव है तो मैं इसके फेजेस ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, पिंक में बना रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो है करंटली अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा हुआ है। ये समझ रहे हो तुम लोग ड्राइंग का मतलब क्या है? हाँ सर, फेजर। फेजर है उसका। तो कुछ जगहों का फेजर बना रहा हूँ। ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये यहाँ पहुंचा हुआ है। अब वेव अगर ऐसे जा रही है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। Are you all getting the idea? यस सर। इनके बीच में भी होंगे, वो मैंने बनाए नहीं है, कुछ स्पेशल लोकेशंस का ही बनाया है बस। सबका ही अपना अपना फेजर है। ये ट्रैवलिंग वेव के हिसाब से इनके फेजेस हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव। लेकिन अगर यही ड्राइंग स्टैंडिंग वेव का है, स्टेशनरी वेव का है, तो क्या होगा कि ये कभी मूव नहीं करता होगा। तो क्या होगा कि सबके फेजर, इसमें क्या है, सबके फेजर आपस में ऑफसेट हैं, फिर वो चलते हैं। जैसे जैसे ये वेव चलता रहेगा तो हर जगह पे जो फेजर है वो घूमता रहेगा। सब फेजर एक ही रेट से घूम रहे हैं, विच इज ओमेगा, विच इज द सेम फॉर एवरीबॉडी। लेकिन दे आर ऑल स्टैगर्ड इन टाइम, दे ऑलवेज हैव सम फेज डिफरेंस विद देयर
इसका 90 से, इसका 90 से, इनफैक्ट बीच वाले का थोड़ा कम होगा, सब फेजर बने होंगे खूब सारे, सब थोड़ा थोड़ा ऑफसेट होंगे एक दूसरे से, और फिर साथ में चलते होंगे एक ही रेट से, सबका रेडियस भी सेम है, क्योंकि सब लोग इवेंचुअली सेम एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिले के साथ करते हैं. So then you can hit play on this and all the phasors will turn, but they are a little offset. This guy is here, that guy is here, and they will maintain that phase difference as they turn. ठीक है. लेकिन यदि ये ट्रैवलिंग वेव का ड्राइंग है तो क्या होगा कि इसका फेजर के साइजेस अलग अलग होंगे. सबसे बड़ा फेजर जो है वो इसका और इसका होगा, और ये अपने फेज में अभी उधर पहुंचा हुआ है और ये अपने फेज में उधर पहुंचा हुआ है. लेकिन बाजू वाले लोग भी जो इनके हैं, मतलब मैं इसके बाजू वाला ये बना देता हूं, उसका फेजर छोटा है और इसका फेजर भी छोटा है, लेकिन इसके साथ फेज में है वो. तुम लोग समझ रहे हो क्या मतलब वो है इसका? और इसका फेजर 0 साइज का है, इसका फेजर भी 0 साइज का है. फिर एम्पलीट्यूड का फर्क है. इसका फेजर जो है ऐसे है. तो बेसिकली एक पूरे लूप में सबका फेज जो है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि सारे लोग एक साथ अपना एक्सट्रीम, ये सब लोग अगर ये स्टैंडिंग वेव को डिपेक्ट कर रहा है तो ये सारे लोग जो है करंटली अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं. सबका एक्सट्रीम अलग अलग डिस्टेंस पर है, which is why the phasors are of different radii, but all of these phasors are in phase. अब जब ये सब लोग नीचे ऊपर जाना चालू करेंगे तो ये तीनों फेजर जो है साथ में टर्न करेंगे ऐसे. फिर जब ये लोग सब मीन पोजीशन एक साथ क्रॉस कर रहे होंगे तो सबका फेजर 0 पे होगा. फिर जब ये लोग ऊपर निकल आएंगे तो सबका फेजर ऊपर आ गया होगा. तो ये सारे लोग फेज में है एक लूप के अंदर, इसको लूप बोलते हैं हम. सारे लोग फेज में है, ये सारे लोग फेज में, लेकिन उनके फेजर्स के साइज डिक्रीज हो जाते हैं. इधर कोई साइज नहीं है, ये कभी मूव नहीं करता है, तो इसका 0 रेडियस का फेजर. इन अ ट्रैवलिंग वेव सारे फेजर्स जो है वो सेम साइज के हैं, लेकिन क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड सेम है ऑसिलेशन का, सब ए साइज का ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन सब फेज में थोड़े थोड़े स्टैगर्ड है. कुछ गड़बड़ बन गया है, बट व्हाटएवर. सो लाइक जो स्टैंडिंग वेव के फेजर्स थे वो हमेशा वही एंगल पे रहेंगे कि दे आल्सो चेंज द एंगल. ये जो है, ये वाले, ये तीनों हमेशा आपस में सेम एंगल पे रहेंगे. ये टर्न होते रहेंगे, फेजर तो टर्न होता ही रहेगा, क्योंकि अब जब ये लूप जो है नीचे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऑसिलेशन तो होनी चाहिए, सब ऑसिलेट कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये सारे फेजर टर्न करेंगे, लेकिन ये सारे फेजर एक साथ ही टर्न करेंगे. यस. ये सारे फेजर एक साथ ही टर्न करेंगे. ये फेजर्स इनके साथ पाई फेज डिफरेंस पर है, क्योंकि ये लूप हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे. मतलब मल्टीपल वेव्स के छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन कर दिया ऐसा. You could say that. The point is that कि in a standing wave, the phasors are basically between any two such points which are always at rest. The phasors are all in the same phase, but they are of different radii because the oscillation amplitude is different. अगर तुम इसको ट्रैवलिंग वेव की तरह ले रहे होते तो ये जो पार्टिकल अभी यहाँ पहुंचा हुआ है, इसको अभी और नीचे जाना है, क्योंकि जब वेव आगे बढ़ेगी या वेव इधर जाएगी तो ये और नीचे जाएगा, क्योंकि सब लोग -a तक जाते हैं. जब पीक वहां आ जाएगी तो ये भी -a तक पहुंच जाएगा. राइट. इसलिए सबका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम है, तो सबका रेडियस ऑफ फेजर भी सेम है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ फेज है बाजू वाले से. तो जब वेव ट्रैवल करती रहेगी तो ये फेजर सारे टर्न करते रहेंगे. इनके बीच में जो एंगल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड है, घड़ियों की तरह चलते रहेंगे, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस टाइप. ये वाले में क्या है कि ये जो पार्टिकल अभी, अगर ये स्टैंडिंग वेव का ड्राइंग है तो ये पार्टिकल और नीचे नहीं जाएगा, ये इसका बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड ही इतना है, ये इतने में ही ऑसिलेट करेगा. तो ये ऑलरेडी अपने बॉटम मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, इसीलिए इसका फेजर नीचे है, लेकिन रेडियस छोटा है, क्योंकि इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इतना सही है, जबकि इस वाले का इतना एम्पलीट्यूड है. तो एम्पलीट्यूड इसमें पोजीशन डिपेंडेंट है स्टैंडिंग वेव में, लेकिन होता सब कुछ साथ में है. ये सारे लोग अपना बॉटम एक्सट्रीम एक साथ पहुंचते हैं सेम टाइम पे. सबका बॉटम एक्सट्रीम जो है अलग अलग जगह पे है. सम हैव मोर ऑफ एन एम्पलीट्यूड, सम हैव लेस ऑफ एन एम्पलीट्यूड, बट दे ऑल डू इट टुगेदर. एवरीबडी इन दिस लूप ऑसिलेट्स टुगेदर. So that's why their phasors are
in phase, but they are different sizes because the amplitudes are different. समझ गया सबको ये ड्राइंग का मतलब, दोनों ड्राइंग्स का मतलब? Yes, sir. तो अब जो ये स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, दी स्टेशनरी पॉइंट्स where displacement is always zero are called nodes. ठीक है? ट्रैवलिंग वेव में कोई नोड नहीं होते हैं, ट्रैवलिंग वेव में हर पॉइंट जो है ऑसिलेट करता है फुल्ली. ठीक है, हो सकता है अभी कोई जीरो डिस्प्लेसमेंट में हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररीली डिस्प्लेसमेंट बीइंग जीरो एंड परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट बीइंग जीरो. ट्रैवलिंग वेव में भी ऐसा होता है कि कोई तो कभी जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होता ही है. एवरीबडी हैज, if this is a traveling wave, then this guy is at zero displacement currently, but he will not continue to be at zero displacement forever. As the wave moves forward, this guy will then start to move. So he's not always, or she's not always at rest, right? You can have zero displacement at some time in a traveling wave. Everybody goes through their mean position, so they have zero displacement at some time, but nobody has zero displacement at all times. There is no point on a traveling wave which is permanently at rest. But in a standing wave, there are such points which are never going to move. Their position is always y equals to 0. These are called nodes. You all follow? So can we say that in traveling wave the node is moving? No, no, no. We don't say that. There is no need to say something like that. Because it's not a distinction. All points are identical. Why do you want to call some of them with a different name and some of them with a different name? That's unnecessarily confusing, right? In a traveling wave, everybody has exactly the same motion. Say example yes with the हाँ. ठीक है. Thank you, sir. So everybody has the same motion, although it's a little staggered in time. अभी ये अपना मीन पोजीशन पे पहुंचा है, फिर वे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर ये सारे फेजर सब पोजीशंस में से जाएंगे, सब लोग सेम एसएचएम करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फेज डिफरेंस से करेंगे. सो कोई पॉइंट किसी पॉइंट से डिफरेंट नहीं है ट्रैवलिंग वेव, सब सेम ही चीज कर रहे हैं. स्टैंडिंग वेव में देयर आर प्लेसेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर व्हिच आर कॉल्ड नोड्स व्हिच हैव परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट. And exactly midway between any two nodes is a place which has the largest possible amplitude of oscillation. ठीक है, these are called antinodes, points where displacement amplitude is largest are called antinodes. Antinodes are midway between nodes and vice versa, of course. ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ड्राइंग फिर से स्टैंडिंग वेव का. ये ऐसा दिखता है, फिर ये ऐसा दिखेगा, फिर ये ऐसा दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, राइट? फिर ये ऐसा भी दिखेगा. So you can see that this is a node, this is a node, this is a node. They never move in any, these are all at different times, drawings at different times, right? You go say this is t equal to 0, this is t equals to 1, this is t equals to 2, this is t equals to 3, this is t equals to 4. But at all times, this guy is never moving, right? So these are the nodes, node, node, node. And exactly midway between the nodes are those places where the displacement amplitude is the largest. ये particle जो है यहाँ पे होता है और यहाँ से यहाँ तक ये ऑसिलेट करता है. इतनी बड़ी ऑसिलेशन ही करता है. कोई और जो कहीं और बैठा है वो इतनी ऑसिलेशन करता है, तो उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है केवल इतनी है. नोड की एम्पलीट्यूड यू कुड से पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, और यू कुड से वेयर द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो. there is zero amplitude here.
ठीक है, सबको समझ में आ गया नोड्स और एंटी नोड्स का डिस्टिंक्शन. और another thing to keep in mind is that the spacing between two adjacent nodes will be how much in terms of lambda? Can anyone tell? lambda by 2. Lambda by 2. The spacing between two adjacent antinodes will be Lambda by 2. also lambda by 2. The spacing between a node and the next antinode will be Lambda by 4. ठीक है. So these are important fractions to remember. पूरा तो of course lambda ही है. Right? So two adjacent nodes or antinodes are at lambda by 2 from each other. These are all various points related to the standing wave. Node and adjacent antinode are at lambda by 4. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. So what we are seeing here in the standing wave is that the amplitude of oscillation is not the same everywhere. In a traveling wave, everybody has the same amplitude of oscillation. Everybody does oscillation of the same total extent. They do it at different times. Some are at their mean position right now, some at their midpoint, but they will get there eventually. In a standing wave, everybody has a different amplitude, which is why the phasors are of different radii. ठीक, ये फैक्ट भी लिख देता हूं मैं फेज वाला as a sixth fact about standing waves. Correction. Thank you, sir. All points between two adjacent nodes are in phase. Points in the next loop. Loop यहाँ पे हम किसको कहते हैं? Node to node distance. Are out of phase by pi. ये समझ गए स्टेटमेंट का मतलब पूरे का? राइट, बोथ पार्ट्स. एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब सेम फेज में होते हैं. उनका फेजर से साथ जा रहा होता है ऐसे. फेजर का साइज अलग अलग होता है. कोई छोटा फेजर होता है, कोई बड़ा फेजर होता है, कोई बहुत बड़ा फेजर होता है, लेकिन सारे फेजर एक साथ टर्न करते हैं. सारे लोग सब अपना टॉप एक्सट्रीम एक साथ पहुंचते हैं तो सबका फेजर एक साथ ऊपर पॉइंट कर रहा है. तो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो पूरा रीजन है जिसको लूप कहते हैं, उस लूप में सारे लोग फेज में ऑसिलेट करते हैं. लेकिन अगले वाले लूप के साथ वो लोग एंटी फेज होते हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज. सो देयर इज ओनली टू काइंड्स ऑफ फेज डिफरेंस इन अ स्टैंडिंग वेव. With your own loop people, you are in phase, zero phase difference. And with people in the next loop on this side or this side, you are completely out of phase by pi. So basically, in a standing wave, the phase difference between any 2 points is actually not a range of values, but simply either 0 or pi. तुम लोग समझ गए? Yes, sir. Right? If I pick a point on a standing wave and I pick any other point elsewhere and say what is the possible phase difference, it could either be that they are in phase, right? अगर वो इसके adjacent के बाद वाला loop है, मतलब alternate loop है, सारे alternate loop साथ साथ चलते हैं, right? First loop ऊपर जा रहा है, तो second loop नीचे जा रहा है, तो third loop ऊपर जा रहा है, तो first और third loop phase में है, first, third, fifth loop भी phase में होगा, सारे phase में है, और second, fourth, sixth सारे loop आपस में phase में है, right? तो if you are in this loop, then with everybody who's an alternate loop away from you, you are in phase, and everybody who's in adjacent phase loop away from you, you are out of phase by pi. There is no range of values of phase difference. It's either 0 or pi. याद रखना, हमने standing waves में phase difference rather phase difference के लिए formula एक पढ़ा था in traveling waves.
जैसे हमने वो पी क्यू वाला प्रॉब्लम किया था कि अगर दो पॉइंट्स हैं जो कुछ सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस उनके सेपरेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, याद है? यस सर। ये ट्रैवलिंग वेव के लिए ही करेक्ट है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज नॉट वैलिड फॉर अ स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव में अगर तुम कोई पार्टिकल का लगा दोगे फॉर्मूला कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक सेकेंड, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे से जो लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस पर है, मान लो मैं किसी नोड के पास में बैठा हूँ, मैं किसी नोड के पास में बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरे से जो लैम्डा बाय, मान लो कोई एक लैम्डा बाय 4 पे है मेरे से, तो वो इसी लूप में होगा. अब अगर मैं वो यहाँ पे रिजल्ट चिपका दूंगा, ये वाला बोलूंगा कि भाई ये तो मेरे से लैम्डा बाय 4 पर है, तो उस हिसाब से तो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है ना. स्टैंडिंग वेव, एवरीबडी फ्रॉम हेयर टू हेयर इज इन फेज. इफ आई एम हेयर एंड द अदर गाय इज हेयर इन द सेम लूप, then the phase difference I have with that person is 0. It is not pi by 2 or anything dependent on distance. Everybody here is in the same phase. Everybody here is completely out of phase. Then everybody here would be in the same phase, out of phase, same phase out. So this result, which is a linear relationship with distance, कि जितना दूर जाओगे उतना फेज डिफरेंस चेंज होता जाएगा, ये केवल ट्रैवलिंग वेव्स के लिए वैलिड है. इसको स्टैंडिंग वेव पे मत लगाना. स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस केवल दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ईदर 0 और पाई. ठीक है, सबको समझ में आ गई चीज? अच्छा, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं. तो क्या होता है? सर एक तरह से स्टैंडिंग वेव भी ट्रैवलिंग ही है ना? हाँ बिल्कुल, दो ट्रैवलिंग वेव्स ही हैं वो. इनफैक्ट इट इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल in many situations to think of the standing wave as not the actual standing wave that you are seeing, but simply as two waves going past each other. They are just going past each other, and that is what you are seeing happening, but it's really two waves just continuously going past each other. ठीक है? यस सॉरी. तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मेरा एक वेव जो है वो है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा वेव क्या है? मैं सेम एम्पलीट्यूड लेके चल रहा हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी तो मैं ले ही रहा हूँ, और सेम स्पीड तो होगा ही ऑटोमेटिकली. अगर सुपरपोज करने वाले हैं तो सेम मीडियम में, तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम स्पीड है तो सेम वेवलेंथ भी होगा. डिफरेंस किस चीज में है? केवल, समझ गया तुम लोग? पाई का फेज. करेक्ट. नहीं, पाई का फेज नहीं है ये, पाई का फेज नहीं है, गलत समझ रहे हो. दिस इज नॉट पाई का फेज. डायरेक्शन ऑफ मोशन. करेक्ट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन का डिफरेंस. और जो वेव्स वैसे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक पॉइंट ये भी समझ लो तुम लोग, जो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक साइन वेव जा रही है ऐसे, इनफाइनाइट साइन वेव्स. जब भी मैं बोलूं वेव्स, तो अनलेस आई स्पेसिफाई बाय सेइंग पल्स है या कुछ और है, यू शुड थिंक ऑफ एन इनफाइनाइट साइन वेव दैट एक्सटेंड्स ऑल द वे इन ईदर डायरेक्शन. तो एक साइन वेव ऐसे जा रही है और एक साइन वेव ऐसे जा रही है. इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड बिफोर यू आंसर, 1 सेकंड. हाँ. Can any of you tell, if I have two waves traveling in opposite direction, then what should I do to find the phase difference between them? Or is there a phase difference between them? सो कोई भी एक पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन और कितना वो एम्पलीट्यूड है उससे.
नहीं, माय क्वेश्चन इज कि एक जगह पे अगर मैं बैठ जाऊं, दो साइन वेव्स कॉन्स्टेंटली पास हो रहे हैं, मैं एक जगह पे बैठ जाऊं, तो एक वेव के पैसेज के कारण कुछ मेरा फेजर चलता होगा, राइट? फेजर 1। यस और दूसरा वेव के पैसेज के कारण मेरा फेजर चलता होगा फेजर 2। तो किसी भी टाइम पे पॉज करके उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, और इज दैट इवन पॉसिबल टू डू? अच्छा, ऐसे सोचो, दूसरे तरीके से सोचो, अगर मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां पे दोनों वेव्स का पीक पीक आया हुआ है अभी एट दिस मोमेंट, ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम चेंज होगा, but at this moment if I'm located at a place where there is a peak for both waves right there where I am, तो दोनों का ऊपर की डिफरेंट डायरेक्शन, तो उस वक्त मेरी लोकेशन पे कितना फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में? पाई और 2 पाई और 0। नहीं, पाई क्यों? सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पीक हुआ तो नहीं, पीक से मतलब ऊपर ही है। ओके, तो 0। 0, अग्रीड? क्या? अगर एग्जैक्ट सेम है तो 0 होगा। हाँ, एग्जैक्ट सेम है, दोनों का पीक आया हुआ है, 0 है। क्या ये 0 फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा? अब तुम हिट कर दो प्ले, दोनों वेव्स चल रहे हैं, तो क्या मेरी लोकेशन पे हमेशा 0 रहेगा फेज डिफरेंस उनके बीच में? नहीं सर। डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर मान लो ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि एक ही मीडियम में तो सेम स्पीड से भी जा रहे होंगे, और अब मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां पे दोनों का पीक मेरे पास आया हुआ है, तो 0 फेज डिफरेंस है, लेकिन दोनों वेव सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये फेज डिफरेंस 0 हमेशा 0 रहेगा इस लोकेशन पे? फेज डिफरेंस की बात हो रही है, ऑलवेज 0 रहेगा। तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. या मान लो कि मैं ऐसी लोकेशन पे बैठा हूं जहां पे एक वेव का पीक आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है, एक का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो कितना फेज डिफरेंस है? पाई। और दोनों वेव सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम ही स्पीड से जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे मेरी लोकेशन पे उनके इंडिविजुअल फेजर्स तो घूमेंगे, लेकिन वो दोनों फेजर के बीच में एंगल हमेशा पाई रहेगा। जब भी एक का पीक आता होगा, दूसरे का ट्रफ आता होगा, फिर उसका पीक से थोड़ा पीछे का कुछ पार्ट आता होगा ऊपर की तरफ, तो इसका ट्रफ से कुछ पार्ट आता होगा नीचे की तरफ, उतना ही। Are you all following? Yes, sir. Then of course it makes sense to talk about the phase difference between the two waves because it is a unique value. If you say I'm located here, then what is the phase difference between these waves? Then you could say it's 60 degrees. But if the waves are traveling in opposite direction, then at any place the phase difference doesn't remain constant. Sometimes you have peaks, क्योंकि दोनों वेव्स एक दूसरे के थ्रू पास करेंगे तो सारे ही फेजेस वहां से जाएंगे ना, कभी पीक भी जाएगा दोनों का, तो तब 0 फेज डिफरेंस होगा। थोड़ी देर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक का पीक एक का ट्रफ भी आ गया होगा मेरी लोकेशन पे, तो पाई फेज डिफरेंस हो गया होगा। So for waves traveling in opposite direction, the concept phase difference loses its meaning because you can't say what is the phase difference. Are you all understanding this? Yes. इसीलिए कभी भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए वेव्स के बारे में फेज डिफरेंस का कुछ नहीं कहते हैं, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू, ठीक है? लेकिन सेम डायरेक्शन में जाते हुए वेव्स में फेज डिफरेंस हो सकता है। फेज डिफरेंस क्या है? कितना वो स्टैगर्ड है एक दूसरे से। अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो जो भी स्टैगरिंग तुमने कर रखी है t=0 पे वो प्रिजर्व्ड रहेगी हमेशा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में जो स्टैगरिंग है वो चेंज होती रहती है, कभी कैसा अलाइनमेंट होता है, कभी कैसा अलाइनमेंट होता है, तो देयर इज नो मीनिंग टू फेज डिफरेंस देयर। The phase difference is not defined. हाँ, फॉर वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन यू डोंट हैव अ यूनिक फेज डिफरेंस, यू हैव फेज, either wave has its own phase at your location, but the phase difference between the two continuously cycles through all possible values. But if they're going in the same direction and let's say t=0 पे दोनों का पीक तुमने अलाइन कर दिया, तो हर जगह अलाइन हो गया होगा, तो जब भी वो तुम्हारे पास से जाते होंगे, कहीं भी तुम बैठे हो, तो हमेशा उनके फेजर सेम ही चीज दिखाते होंगे, तो देन यू कुड से 0 फेज डिफरेंस। या मान लो पीक अलाइन नहीं किया तुमने, 60 डिग्री ऑफसेट कर दिया, तो जब यहाँ पे 60 डिग्री ऑफसेट हुआ है तो पूरे वेव में हर जगह 60 डिग्री का ऑफसेट हो गया है, और जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम ही स्पीड से जा रहे हैं, तो ये ऑफसेट जो है प्रिजर्व रहेगा हर जगह पे। तो तुम्हारी लोकेशन पे दोनों वेव्स जैसे भी पास होते होंगे, तुम्हारी लोकेशन पे उनके बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस 60 का रहेगा। ऐसे ऐसे फेजर टर्न होंगे लेकिन 60 प्रिजर्व रहेगा। यू ऑल फॉलो? So phase is not a constant, but can it still be found? Phase difference Phase difference is not a constant, but can it still be found?
It can be found at a given time. बट एक इक्वेशन की तरह ऐसा ढूंढ नहीं सकते. नहीं वो भी कर सकते हैं, but you can't say what is the phase difference. You can say what is the phase difference at this location at this time. Right. But with waves traveling in the same direction, you can say what is the phase difference. अगर मान लो दोनों में प्लस प्लस लगा होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, और फिर अगर इसमें 60 एडेड होता तो वो एक परमानेंट 60 होता जो हर जगह पे होता और हमेशा होता. मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है ना? तो अब जो है इनको सुपरपोज करना है. तो जब इनको सुपरपोज कर देंगे तो जो बनेगा उसी को स्टैंडिंग वेव कहते हैं. क्या बनेगा वो? a sin a कॉमा sin a प्लस sin b का रिजल्ट लगा दो तो 2a sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. तो cos वाला पार्ट में पहले लिख लेता हूँ और sin वाला पार्ट में बाद में लिख लेता हूँ. डू यू ऑल एग्री? यही बनेगा. माइनस के x बनेगा, मगर cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है. ठीक है, क्लियर? ये है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन. वो जो मैंने तुम्हें सिमुलेशन दिखाया जो मैं तब से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसको जो डिस्क्राइब करता है वाई एक्स टी, दैट इज द वाई एक्स टी फॉर अ स्टैंडिंग वेव. एंड यू कैन सी दैट इट इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव एनी मोर बिकॉज दैट कपलिंग बिटवीन स्पेस एंड टाइम हैज बीन ब्रोकन. ट्रैवलिंग वेव में स्पेस और टाइम एक ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए वो ट्रैवलिंग वेव बनता है. याद करो ये कैसे आया था? ये बोलने से आया था कि जो यहाँ पे हो रहा है वो वहां पे होगा एक्स बाई सी टाइम लेटर. याद है? तो एक ही साइन के अंदर टाइम और स्पेस दोनों जब अकर करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में तो वो ट्रैवलिंग वेव है, क्योंकि चाहे तुम टाइम बढ़ाओ चाहे तुम स्पेस बढ़ाओ साइनोसॉइडल वेरिएशन दिखेगा. तो स्पेस और टाइम दोनों में साइनोसॉइडल वेरिएशन. लेकिन दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए ट्रैवलिंग वेव्स को सुपरपोज करके स्पेस और टाइम डीकपल हो गए. टाइम एक अलग फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, स्पेस एक अलग फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है. तो अब इट इज नो लॉन्गर अ ट्रैवलिंग वेव. अब इसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये होता है कि ये जो पूरा पार्ट है फ्रंट में लिखा हुआ, this we interpret as an position dependent amplitude. X is your position on the string, so therefore once you put your position on the string कि भाई मैं x equal to 3 पे बैठता हूँ, तो वो तो तुम हमेशा ही बैठते हो, तुम ऐसे ऐसे चलते हो y में, लेकिन x तो तुम्हारा फिक्स रहता है. तो अगर तुम्हारे लिए एक x यहाँ डाल दिया जाए तो एक कांस्टेंट हो गया, तो तुम्हारा एक सर्टेन एम्पलीट्यूड आ गया. और फिर तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस मोशन देन? This whole motion is what kind of a motion? SHM with a position dependent amplitude. तुम लोग समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर. With a position dependent amplitude. क्योंकि अब देखो ये simply sin omega t है, इसमें कोई kx नहीं है. So this is not a traveling. This part is only an SHM. But unlike regular SHM, which has, क्योंकि regular SHM एक ही पार्टिकल का SHM था, तो उसमें कोई x की जरूरत ही नहीं थी. भाई एक ही है वो, उसका x कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये पार्ट नहीं था, और वो एक सिंपली कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की SHM थी. ये जो है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके अलग अलग x कोऑर्डिनेट है, पूरा स्ट्रिंग है, तो ये भी एक SHM है. इसका टाइम पार्ट तो साइनोसॉइडल ही है, तो टाइम में तो सिंपली साइनोसॉइडल ही चल रहा है वो, लेकिन कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है वो इस पार्ट से डिसाइड होता है, जिसमें एक 2a है लेकिन एक पोजीशन डिपेंडेंट टर्म भी है. आई होप सबको समझ गया होगा. सर तो बट जो वेव ओरिजिनली थी उसको भी तो एक एसएचएम ही था ना. नहीं, वो एक लोकेशन पे SHM है. तो कभी वो थ्रू आउट एसएचएम है. वो एक लोकेशन पे SHM है, लेकिन उसमें बेसिकली क्या है, ये भी एक लोकेशन पे SHM है. द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें वो जो सेंसेशन ऑफ मोशन है गोइंग दिस वे और दैट वे वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि x और t अलग अलग हो चुके हैं एक दूसरे से. अब x केवल ये कंट्रोल करता है कि तुम्हारा SHM का एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है. ठीक है? हाँ सर. तो अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल नाउ कंसिडर दैट देयर विल बी नाउ मेनी पॉइंट्स for many x on string, cos kx will be 0. Do you agree? ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं. cos kx equal to 0 मतलब kx equals to odd pi by 2, right? Yes.
तो ये सॉल्व कर लो भाई। x क्या है, k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो बेसिकली x जो है आ गया तुम्हारा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4, करेक्ट। यहाँ ये वो जगह है और ये पीरियोडिकली आएंगी क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऐसी लोकेशंस x जो cos के x को 0 कर देती हैं, उनके लिए sin ओमेगा टी का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। पूरा yxt की वैल्यू क्या हो गई फॉर ऑल टाइम्स, 0, राइट। Yes, sir. So these are those places which we call nodes, जहाँ पे टाइम कुछ भी होता रहे लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो cos के x को 0 कर देता है। बाय द वे कॉस आना जरूरी नहीं है यहाँ पर। देखो मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया और ओमेगा टी प्लस के एक्स लिया, हो सकता था मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी लेता, तो यहाँ पे 2a साइन के एक्स और यहाँ कॉस ओमेगा टी आ जाता। फिर बट वो जब भी होता तभी हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल टेल यू दैट लेटर कि चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में तो डिफरेंस केवल टाइम का है। इस पार्ट को अगर जाने दो तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इज जस्ट लुकिंग एट इट अ लिटिल वाइल लेटर, राइट। और इसमें जो डिफरेंस है वो स्पेस में बाउंड्री कंडीशंस का है, विच विल डिस्कस कि भाई स्ट्रिंग इधर से फिक्स्ड है कि इधर से फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, क्योंकि cos kx आया है, अब हमारा स्ट्रिंग जो है, अब तुम बाउंड्री कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि तुम्हारा स्ट्रिंग जो है मान लो l लेंथ का है, l उसका लेंथ है। अब उसके किस तरह के बाउंड्री कंडीशंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों तरफ फिक्स्ड हो, दोनों तरफ फ्री हो, इधर फिक्स्ड इधर फ्री हो, इधर फ्री इधर फिक्स्ड हो, राइट। 4 पॉसिबिलिटीज है। सही, वो रिंग वाला भी आ गया ना। रिंग वाला ही फ्री बोल रहा हूँ ना मैं, रिंग वाला है फ्री एंड और वॉल वाला है फिक्स्ड एंड। हाँ, तो फिक्स्ड और फ्री एंड के 4 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों तरफ फिक्स्ड दोनों तरफ फ्री, एक तरफ फ्री एक तरफ फिक्स्ड, एक तरफ फिक्स्ड एक तरफ फ्री। ऑफ कोर्स इधर से फिक्स्ड और इधर से फ्री और इधर से फ्री और इधर से फिक्स्ड आर वन एंड द सेम एनालिसिस, ओनली मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ, राइट। लेकिन दोनों तरफ से फिक्स्ड और दोनों तरफ से फ्री अलग अलग टाइप की सिचुएशंस हैं। अब ये जाने दो कि भाई रियल लाइफ में कब ऐसा होगा कि कोई स्ट्रिंग दोनों तरफ से फ्री एंड पे होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या है कि हम स्ट्रिंग तो पढ़ रहे हैं लेकिन स्ट्रिंग एक मॉडल है फॉर समथिंग एल्स, राइट। बट दोनों तरफ से फिक्स स्ट्रिंग वाला तो बहुत कॉमन केसेस है। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें स्ट्रिंग होती है वो दोनों तरफ से फिक्स्ड होती है। सो दैट्स योर दैट एग्जांपल। सो नाउ इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड तो यहाँ पे नोड आना चाहिए ऑटोमेटिकली और यहाँ पे भी नोड आना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू l। ये बाउंड्री कंडीशंस है तुम्हारी। L/2 भी ना। नहीं नहीं, वो हम थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन तो मैं इंपोज करता हूँ फिजिकल रियलिटी। Right. अगर वहां पे आने वाला है नोड तो आ जाए। देखो ये समझ लो कि नोड जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है वही पॉइंट हो जहां पे तुमने उसको फिक्स किया हुआ है। वो पॉइंट तो नोड होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बीच में पॉइंट्स भी होते हैं जो नोड होते हैं, which are not being fixed or attached to anything but they still never move. So whether or not other nodes will come in the middle region depends on the wavelength of the wave. We'll discuss that. But definitely if I attach the two ends then they have to be nodes because there is no other possibility. ठीक है। अच्छा, in any case वो मैं बाद में आता हूँ बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है। इसको सोचो कि ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ नोड्स बता रहा है। ये तो तुम लोग समझ गए ना। हाँ सर। इंटीजर वैल्यूज डालते रहो एंड 0 1 2 3 4 तो तुम्हें बताता रहेगा कि नोड कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नोड कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बाउंड्री कंडीशन फिक्स नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में स्पेसिंग कितनी आ रही है। तो अगर तुम इसमें स्पेसिंग देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स मिल जाएगा तुमको। कैसे मिलेगा? सो λ/2 होना चाहिए ना ऊपर फॉर्मूला में। 4 आ रहा है ना मेरा। ओके सॉरी। हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा। देखो अगर मुझे इस फॉर्मूला को यूज करके डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ? nth नोड का कोऑर्डिनेट माइनस n माइनस 1th नोड का कोऑर्डिनेट, राइट, यस। which will be 2n plus 1 lambda by 4
minus 2 into n minus 1 plus 1 lambda by 4, you will find that this will be lambda by 2 independent of n. वही हम कह रहे थे कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में लैम्डा बाय 2 की स्पेसिंग आती है। ठीक है, अभी ये छोड़ो कि पहला नोड आ कहाँ रहा है, कि n इक्वल टू 0 डालने से लैम्डा बाय 4 पे पहला नोड आ रहा है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है। अभी मैं बताता हूँ वो चीज़ कि उधर नोड आएगा नहीं आएगा, लेकिन जिधर भी आएगा उनमें स्पेसिंग हमेशा लैम्डा बाय 2 की आएगी। एट द सेम टाइम, ये तो फर्स्ट केस हो गया नोड्स का। एट द सेम टाइम there will also be places for many x on string cos kx will take the value of plus minus 1। वैसे भी तो x होंगे जिनको डाल के cos kx plus minus 1 देता है। You agree? यानी कि kx की वैल्यू n पाई है, राइट? cos कहाँ कहाँ 1 देता है, या तो सर्कल में इधर देता है या इधर देता है, ऊपर और नीचे तो 0 देता है वो। तो यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा x इक्वल्स टू n पाई, यानी x इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2। ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंटी नोड्स। ये वो जगह है जहां पे cos के x प्लस माइनस 1 दे रहा है, और अगर cos के x प्लस माइनस 1 दे रहा है तो इनका जो SHM है तुम देख रहे हो वो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड का SHM है। एंटी नोड्स पे एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2a है। ये वाली लोकेशंस है जो डबल, दोनों वेव्स अगर AA एम्पलीट्यूड के आए थे तो जो एंटी नोड होगा वो 2a ऊपर और 2a नीचे जाता होगा। नोड जो है उसका 0 डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। ये वो प्लेस है जिसकी पोजीशन ऐसी है कि उसका जब x कोऑर्डिनेट डालते हैं इसमें तो वो इसको पूरे को 0 कर देता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद टाइम, तो उसका परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ऐसी भी लोकेशन है जिनका x कोऑर्डिनेट डालने से cos के x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगी। और ये तो तुम समझ ही सकते हो कि ऐसी दो वैल्यूज जहाँ पे cos के x 0 देता है उनके बीचों बीच ऐसी वैल्यूज आती होंगी जहाँ वो +-1 देता होगा, क्योंकि cos भी तो एक सर्कल पे ही चलता है। तो अगर यहाँ 0 दे रहा है, ये π/2 है मान लो, तो फिर पाई पे वो -1 देता होगा, फिर 2 पाई पे वो 3 π/2 पे 0 देता होगा, फिर 2 पाई पे 1 देता होगा, एंड सो ऑन। So places where the cos kx maximizes to +-1 produce an SHM which is twice a amplitude, right? Therefore, at antinodes, यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore at nodes yxt equals to 0, कुछ करना ही नहीं है उसमें, at all times, and therefore at antinodes yxt will be 2a sin omega t, प्लस माइनस भले ही हो, वो तो टाइम में करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली एम्पलीट्यूड of SHM at antinodes is 2a। समझ गए सब लोग? अब obviously these are not the only points, there will also be points let's say जहाँ पे cos के x हाफ वैल्यू लेता होगा। भाई x की कोई वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पे cos के x हाफ वैल्यू लेता होगा, वहां पे कैसा SHM हो रहा होगा? a sin omega t, so it will also be an SHM, it will also be an SHM with the same phase। sin omega t तो सब में आ रहा है, सभी साथ में, लेकिन कोई a तक जाता है, -a तक जाता है, कोई 2a तक जाता है, -2a तक जाता है, कोई 0 तक जाता है। So as you start from a node and keep moving to the right, then you find places नोड पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं है ऑसिलेशन का, 0 एम्पलीट्यूड है। फिर अगला वाला पॉइंट पे इतना ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, डिपेंडिंग ऑन x, इतना ऑसिलेट कर रहा है। उसका अगला पोजीशन पे उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, उससे अगला पोजीशन एंटी नोड है, वहाँ पे 2a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। सारे साथ ही जाते हैं ऊपर, जब ये ऊपर पहुंचता है तो ये भी ऊपर पहुंचता है, तो ये भी ऊपर पहुंचता है। सब लोग अपना अपना रेस्पेक्टिव पॉजिटिव एक्सट्रीम साथ में पहुंचते हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एंटी नोड पे 2a है, नोड पे 0 है, बीच में कहीं a भी होगा, कहीं 3a/4 भी होगा, एंड सो ऑन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है। ठीक है।
ठीक है, राइट? अब अगर तुम पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशंस की बात करो तो डिफरेंस आता है कि भाई साइन के एक्स होगा कि कॉस के एक्स होगा, वो अपने आप ही एडजस्ट होगा। बेसिकली क्या होगा कि whether the ax will have sin kx और cos kx depends on the बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस मतलब दोनों बाउंड्रीज पे क्या कंडीशन इंपोज किया गया है फिजिकली। सो नेचुरली थिंक अबाउट इट। एक केस ले लो that you want to have a string that is fixed at both ends. अब इस पे स्टैंडिंग वेव सेटअप होगा, ये इसका x इक्वल टू 0, ये इसका x इक्वल टू l है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है? इसकी बाउंड्री कंडीशन ये है that y at x equal to 0 at all times must be 0. Do you all understand? Yes, sir. And y at x equals to l at all times must be 0. These are the two boundary conditions. बीच में नहीं कह सकते, हो सकता है बीच में भी ऐसी जगहें आती हो जहां पे y at all time 0 रहता हो, बट वो खुद से इमर्ज होगा, वो मैं नहीं इम्पोज कर रहा हूँ, मैंने तो बस इसको बांध दिया है दोनों जगह। तो द व्हाटएवर इक्वेशन डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट हैव दीज टू एज द बाउंड्री कंडीशंस। यानी उसकी इक्वेशन में जब x इक्वल टू और x इक्वल टू l डाला जाए तो रिगार्डलेस ऑफ टाइम 0 ही देना चाहिए उसको। तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि क्यों इस स्ट्रिंग पे जो स्टैंडिंग वेव सेटअप होगी उसका इक्वेशन 2a cos kx sin ओमेगा t नहीं हो सकता। Why? Because it violates the boundary condition on the left end. Because x equal to 0 डाल के cos के x तो 1 हो जाएगा, तो फिर तो वो बता रहा है भाई 2a sin ओमेगा t, which is not always 0. Only at some special times will this be 0, but at other times it will also be non-zero. ये तो गलत प्रेडिक्शन दे रहा है। Therefore, इसके लिए जो करेक्ट इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2a और यहाँ sin के x होना चाहिए। देखो आगे वाला पार्ट जो है ना वो sin ओमेगा t cos ओमेगा t, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम कब है, टाइम कौन सा देख रहे हो तुम, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट इट मस्ट सेटिस्फाई द करेक्ट बाउंड्री कंडीशंस। सो यू कैन सी कि x इक्वल टू 0 डालने से ये पूरा 0 है रिगार्डलेस ऑफ टाइम, विच इज व्हाट दिस इज हियर। यानी कि दिस वन satisfies the boundary condition on the left end. हम लोग इसको कहते हैं थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में ट्रिवियली मतलब कि कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, ये तो बाय डेफिनेशन ये फंक्शन जो है इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो मुझे फोर्स करनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि अब L डालने से ये 0 दे, इसको थोड़ी पता है। L तो आर्बिट्ररी सिंबल है, 0 तो नंबर है, लेकिन L तो एक आर्बिट्ररी सिंबल है। तो then I have to force it to satisfy the second boundary condition. Forcing it to satisfy the boundary condition on the right end gives me what? What am I saying? I'm saying sin of KL must also be 0. ये तो कह रहे हैं हम। हाँ सर। यानी कि KL must be n pi. यानी कि 2 pi by lambda L must be n pi, and therefore lambda equals to 2L by n. यानी हमें लैम्डा पे कंडीशन मिल गई है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कि जो स्टैंडिंग वेव्स तुम इस पे सेटअप कर सकते हो वो हर वेवलेंथ का स्टैंडिंग वेव नहीं सेटअप कर सकते हो। इफ यू वांट टू सैटिस्फाई बोथ द बाउंड्री कंडीशंस then the kind of standing waves that you can set up on the string will have specific wavelengths given by this function, meaning to say 2L, L, 2L by 3, 2L by 5 and
नहीं, L/2 and so on and so forth. Not everything between these numbers will satisfy. Do you understand what I mean? इसको सोचने का एक तरीका ये भी होता है, देखो ऐसे समझ सकते हो तुम कि अब instead of thinking of it as standing waves which you are setting up on the string, you think of those two traveling waves which were producing these standing waves. तो मानो कि तुम्हारे पास क्या है, स्पेस में तुम्हारे पास एक ट्रैवलिंग वेव बनी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, जो इस तरफ जा रही है इनफाइनाइटली लॉन्ग, और एक तुम्हारे पास बनी हुई है मान लो दूसरी वाली जो इस तरफ जा रही है, राइट? और इनकी वेवलेंथ जो है सेम है, तो मान लो वेवलेंथ तुम कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम वेरी स्मॉल वैल्यूज टू वेरी लार्ज वैल्यूज। तो क्या देखो, एक तो क्योंकि दोनों साइन वेव्स हैं और कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फॉर एनी वेवलेंथ दे विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। डू यू एग्री? बना हुआ है मैथमेटिकल स्टैंडिंग वेव स्पेस में। अभी फिजिकल स्ट्रिंग जाने दो, मैथमेटिकल वेव है स्पेस में, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है इन एम्पलीट्यूड, इन वेवलेंथ, बट ओनली इन डायरेक्शन दे आर डिफरेंट। नाउ एज दे कीप गोइंग पास्ट ईच अदर, what you are forming in space is an infinitely long standing wave. Agreed? जिसमें नोड डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। अभी ये फिजिकल नोड नहीं है, ये केवल मैथमेटिकल वेव्स है और वो मैथमेटिकल नोड्स है। Are you all following what I'm saying? And by turning this lambda up and down, you will still have standing waves in all space, but their node separation will be changed. तो मतलब अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है और तुम इसको ऐसे बढ़ाओगे तो वो नोड दूर चले जाएंगे, लेकिन वो स्टैंडिंग वेव ऐसे ऐसे चलता होगा। I wish there was like a nice animating thing here which I could just quickly show, but I hope तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल वेव्स बने हुए हैं और इनके नोड बने हुए हैं इक्विडिस्टेंट, एंटी नोड बने हुए हैं इक्विडिस्टेंट, और बस ये कंट्रोल चेंज करके मैं उनके नोड सेपरेशन, ऑफ कोर्स सारे नोड्स के बीच में सेपरेशन में बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ। What satisfying, forcing the equation to satisfy the actual physical boundary conditions, which I did it here mathematically, is equivalent in this animation to try to turn this controller in a way कि अब अगर तुम ये मैथमेटिक्स को इस पे लाके ओवरले करने की कोशिश करो ऑन द एक्चुअल फिजिकल सिस्टम व्हिच हैज इट्स ओन फिजिकल बाउंड्री कंडीशंस, तो देन इफ यू ओवरले द मैथमेटिक्स व्हिच इज सम स्टैंडिंग वेव constantly going on, and then you try to turn the controller in a way कि उसके नोड्स दो इस पे फॉल कर जाएं, तो जितना पार्ट इस पे आ रहा होगा वो एक रियल सोल्यूशन है इसका, यानी वो डिस्क्राइब कर सकता है इस पे जो हो रहा है, बाकी तुम छोड़ दो क्योंकि वो मैथमेटिकल है। Then what we have done here mathematically is equivalent to try to lay this mathematical description on the physical reality and tweak the parameter till you can match the boundary condition, which is to make two nodes fall on this. Do you all understand what I'm saying here? Yes. All right. तो now उससे अब तुम समझ सकते हो कि ये वैल्यूज क्यों आ रहे हैं। तुम क्या करो सबसे पहले कि लैम्डा बहुत बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ। मान लो पहले क्या हो रहा है कि तुमने बहुत छोटे लैम्डा से स्टार्ट किया है, तो ये बहुत कंप्रेस से वेव है, तो इनके बिल्कुल बाजू में नोड आ रहे हैं, नोड। अब तुम इसको इसके ऊपर ले आए ओवरले करने के लिए, तो हो सकता है भाई कि ऐसा वेवलेंथ हो कि एक नोड इधर बैठे तो इधर कोई नोड नहीं बैठ रहा हो, विच कैन नॉट बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा कि अब जो है आई विल ट्राई टू इंक्रीज द वेवलेंथ। तो जब तुम वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो ये सब नोड दूर जाएंगे। तो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि भाई नोड आ गया और यहाँ पे एक नोड आ गया, और बढ़ा दो, तुम इसको बढ़ाते जाओ। एक सोल्यूशन ये आएगा कि इतनी स्पेसिंग हो जाएगी नोड्स के बीच में कि दो बिल्कुल एडजेसेंट नोड ऑफ द मैथमेटिकल वेव इस पे आ जाएंगे। क्या इससे ज्यादा लैम्डा बढ़ाने से कोई सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता, राइट? यू ऑल एग्री? क्योंकि ये तो ऑलरेडी दो एडजेसेंट नोड्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव मैं एक्चुअल स्ट्रिंग के एंड्स पर ले आया हूं। इन दोनों के बीच में अब और कोई नोड बचा नहीं है। अब अगर मैं वेवलेंथ और बढ़ा दूंगा तो फिर तो अब पॉसिबल ही नहीं ना कोई भी इससे ऊपर का कोई भी सोल्यूशन, क्योंकि इधर नोड आएगा और दूसरे पे नोड नहीं आ पाएगा।
अब तुम बढ़ाते जाओ वेवलेंथ, कोई सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। यानी देयर इज एन अपर लिमिट, देयर इज अ लार्जेस्ट वेवलेंथ for which you can have a standing wave set up on the string, and that is when the two adjacent nodes have fallen on the two ends. यानी पूरा string ही एक loop बना हुआ है, the whole string is one entire loop. That is the largest wavelength का standing wave. इससे ज्यादा wavelength का standing wave तुम सेटअप नहीं कर सकते, so that's the upper limit 2L. बाकी सारे इससे छोटे होते जाएंगे। अब तुम क्या करो, अभी तुम्हारा ये वाला सेटअप बन गया ना, नोड है, यहाँ पे भी नोड है, मैथमेटिकल नोड। अब तुम वेवलेंथ कम करना चालू करो, तो कम करोगे तो ये बीच में ऐसे आ जाएगा, तो अब तो ये सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए 2L से लेकर L तक के बीच में कोई भी वेवलेंथ is not a solution because it will not satisfy both boundary conditions together. You decrease till you hit this. Now the next solution is one node in the middle and two nodes here. You can see that this basically is equivalent to the entire string equal to wavelength. That is your second solution. फिर अगला सोल्यूशन और वेवलेंथ कम करने से आएगा, कम करते जाओ, फिर बहुत सारे तो नहीं आएंगे बीच में, खराब हो जाएगा ये, क्योंकि अब कोई नोड नहीं आ सकता उधर। करते जाओ, जब तुम दो नोड बीच में पैक कर दोगे तो वो अगला सोल्यूशन है। टोटल स्ट्रिंग के 4 लूप हो गए, बीच में 2 नोड्स है और इधर 2 नोड्स है। दैट्स योर दिस थिंग, राइट। सो ऐसे कर करके यू कैन कीप गोइंग टू एज मेनी ऑन दिस साइड, यू कैन कीप डिक्रीजिंग वेवलेंथ and keep packing more and more nodes into this region as long as 2 nodes fall on the two ends. But on the maximum side, there is an upper limit. Once you reach this, you can't increase the wavelength any further and have any solution. So this is the largest wavelength for which you can have a wave on a string. Then the next largest is this with a node in the middle. The next one is with 2 nodes in the middle. The next one is with 3 nodes in the middle, and so on and so forth. इस side infinite solutions है, कितने भी nodes घुसा सकते हो बीच में, उतना छोटा loop हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना ये कहानी? यस सर। ठीक है। अच्छा, इससे इसको आगे करने से पहले तुम लोग को एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, वो कर लो, विच इज बेसिकली बेस्ड ओनली ऑन कि तुम्हारा स्ट्रिंग पे एम्पलीट्यूड कितना है, राइट। तो लेट्स से कि ये फिक्स्ड है, इधर भी फिक्स्ड है, और मान लो पूरा एक ही लूप में चल रहा है और स्ट्रिंग का लेंथ है L, तो इस वक्त वेवलेंथ कितना है, कोई बता सकता है? L के टर्म्स में इज L द वेवलेंथ? 2L वेवलेंथ है, एक लूप आया ना, ये λ/2 के बराबर है, तो वेवलेंथ कितना हो गया? ट्वाइस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जो मैथमेटिकल पार्ट इसका बना नहीं है वो भी अगर होता तो वो वेवलेंथ होता, तो स्ट्रिंग एक्चुअली वेवलेंथ का हाफ है, राइट। ऐसा हो रखा है। एंड ऑफ कोर्स इफ आई से कि मान लो एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड इज A, अब तुम ये कह सकते हो कि भाई पीछे तो 2A था, तो वो तो स्केलिंग की बात है। 2A इसलिए था क्योंकि दोनों वेव्स जो सुपरपोज मैंने कराए थे वो AA के थे। आई कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्टैंडिंग वेव एंड से उसी का जो एक सेंस में उस 2A को मैं A बोल रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो उसी के प्रपोर्शन में सब बाकी सब भी आ जाएंगे। what is 2A there can be thought of as A here. I can use any variable for the amplitude at antinode, right? So if the amplitude at antinode is A, find the x coordinate of the point or points where amplitude is, let's say, A/2. Will it be, now this is L/2, right? This is 0, this is L/2, this is L. Will those points be at L/4? अगर A एम्पलीट्यूड हाफ वे पे है तो क्या A/2 एम्पलीट्यूड क्वार्टर वे पे होगा?
ठीक है, अर्नव, परिजात, अभिजीत, चिन्मय। अवनीश, मिराज करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, तुम करेक्ट है। श्रेयस करेक्ट है। ओके, सो इसमें जो है सिंपल है, हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स साइन के एक्स। क्यों? क्योंकि इस एंड पे 0 आना चाहिए। तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, वो होगा ए साइन के एक्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ए क्यों लेना होगा, क्योंकि इसमें 2a की जगह a ही है, और साइन के एक्स इसलिए लेना होगा क्योंकि इधर 0 आना चाहिए। ठीक है, और साथ में मुझे ये भी पता है कि लैम्डा जो है वो 2l है। अब देख लेते हैं भाई कहाँ पर a/2 आएगा। सो a/2 कहाँ आएगा, उस x के लिए सॉल्व करना है, यानी वो ऐसी जगह है जहाँ साइन के x हाफ आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस a/2 के लिए सॉल्व करो, जनरल ऑप्शन रखे, प्लस माइनस हाफ आएगा। ये अलग बात है कि इसमें प्लस माइनस हाफ आ नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा एक ही लूप है। तो यानी के एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, हाफ कहाँ देता है साइन सर्कल में, इधर 30 पे देता है, इधर 30 पे देता है, नीचे भी 30 पे देता है इधर, और इधर भी 30 पे देता है। एक्चुअली यहाँ तो 0 से लेकर पाई तक ही तुम जा रहे हो, क्योंकि फिर 2 पाई तक तो यहाँ जाते हैं, बट ठीक है, लेट्स टेक ऑल ऑफ देम, डजंट मैटर। तो के एक्स के लिए क्या सोल्यूशन हो गया, n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस π/6, राइट। n पाई ये भी है और n पाई ये भी है, और प्लस माइनस π/6 ले लिए दोनों तरफ से। अब क्या है k, क्या है k है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। पाई उड़ा दो पहले तो, और लैम्डा की वैल्यू 2l है, तो डाल दो 2x/2l n प्लस माइनस 1/6। x मेरे पास क्या आ गया, n l प्लस माइनस l/6। ये सारी जगहें जो है वहाँ पे मेरे को हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड मिलेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 के लिए मेरे को प्लस माइनस l/6 मिलेगा, तो l/6 प्लस ले लिया मैंने, माइनस l/6 तो इधर आ जाएगा, वो है नहीं। ये तो सारे सोल्यूशन देता है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन के सोल्यूशन देता है जो हर तरफ एक्सटेंड कर रही होती है।
लेकिन फिजिकल रियलिटी तो x0 और xl के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। तो l/6 आ गया, दूसरा कैसे मिलेगा? n को 1 डाल दो, 0 डाल दिया तो 1 डाल दो, तो l प्लस l/6 भी बड़ा हो जाएगा, तो l माइनस 5l/6 आ जाएगा। ये 2 प्लेसेस हैं। ये तुम्हारा l/2 है, तो l/6 जो है इसका 1/3 है इधर, और 5l/6 उधर से 1/3 है। बेसिकली अगर यहाँ पे तुम्हें एम्पलीट्यूड a मिल रहा है, तो इन जगहों पे तुम्हें हाफ द एम्पलीट्यूड मिल रहा है। But I hope all of you can see and understand why you are not getting half the amplitude at half the position, right? क्योंकि sin linear function नहीं है. Yes, sir. It's not a straight line from here to here. Had it been a straight line from here to here, then you would have gotten this at exactly midway of this. But sin is a little like this, so you get half at much earlier than that and much later than that. ठीक है, सबको question clear हो गया है? चिन्मय a sin के x इसलिए किया, a तो इसलिए किया क्योंकि इसमें जो a होता है, क्योंकि sin के x मैक्स 1 दे सकता है, तो a मैक्स आना चाहिए, वही दिया हुआ है। यानी यहाँ पे वही लिखना होता है जो भी एंटी नोड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। और साइन के एक्स इसलिए लिया क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 देना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर से फिक्स्ड है स्ट्रिंग। cos के x ले लेता अगर इधर फ्री होता तो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे इस और एनालिसिस को फर्दर, कि अगर एक तरफ से फ्री एक तरफ से फिक्स्ड है तो क्या क्या है, और फिर इन सब का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से जो है ऑसिलेट कर सकता है, और फिर इसका एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। दिस इज बेसिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेव्स। हाँ मिताली, नेक्स्ट टाइम करेंगे, cos के x वाले भी केसेस लेंगे। जब इस तरफ फ्री एंड रहेगा तो cos के x लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट देन। Thank you guys. हाँ चिन्मय, wave on a string में constructive destructive is not that important. I mean there are hardly any problems which will show up as constructive destructive interference के problems. It becomes much more important when we do sound, and even more important when we do light waves, wave optics. So the next 2 chapters are mainly about constructive destructive interference, primarily wave optics. But on a string, constructive destructive do not really arise as a natural thing, so it's not studied in that much detail here. ठीक है, okay, all right.